हेलो डियर, तो आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। देखिए, आज आपका जैसे मैंने MSN 2 तक जो है पिछले सप्ताह में MSN 2 तक जो मास्टर वीडियो था उसका एक वीडियो दे चुका हूं। तो एग्ज़ाम के लिए मास्टर वीडियो इसलिए है क्योंकि ये सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले अक्टूबर लास्ट तक आप जितना भी वीडियो देखेंगे सभी मैं वही क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो जो भी वीडियो आएगा आपके सब्जेक्ट का, एक वीडियो में जो है हो सकता है 3 से लेकर 4 वीडियो देखने को मिल सकता है। वीडियो हो सकता है आपका थोड़ा सा बड़ा हो, तो आप लोग जो है मैनेज कीजिएगा। मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और एक बार खुद से जो है अपने नोट्स में लिखिएगा कि आपसे जो मैंने आज पढ़ाया आप पढ़े और उससे आप अच्छे से अपने से लिख पाते हैं या नहीं। तो लिखने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, खुद से लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज जो प्रश्न है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मतलब मानसिक रोगी के देखभाल में जो कानूनी उत्तरदायित्व होता है उसके बारे में समझाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि एक मनोरोगी के देखभाल में कौन कौन से कानूनी जिम्मेदारी है जिसको हम एज ए नर्स समझना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर में पूछा गया है, पूछता भी है ये क्वेश्चन। मानसिक रोगी के अस्पताल में भर्ती करने के बाद यह स्वास्थ्य दल का दायित्व है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा करे। देखिए, जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है तब तक उसका रिस्पॉन्स उसके घर वाले को है, लेकिन जैसे ही कोई मानसिक रोगी अस्पताल में भर्ती हो जाए, यहाँ तक कि एक नॉर्मल रोगी भी अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसका सारा दायित्व स्वास्थ्य दल के दायित्व हो जाता है कि उसके अधिकारों की रक्षा करे, उसका जो जो चीज़ें हैं उसको देखभाल सारे चीज़ें जो है उससे प्रोवाइड किया जाए। तो इसी प्रकार से मानसिक रूप से ग्रसित कोई रोगी है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह सारा दायित्व स्वास्थ्य दल का होता है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा कौन कौन से है सारे चीज़ किया जाए। रोगी के उपचार के सही व पूर्णतः किया जाए, रोगी का जो उपचार है वह सही किया जाए, कानूनी है, जिम्मेदारी है स्वास्थ्य दल की कि उसके उपचार सही किया जाए, कंप्लीट उपचार किया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य दल में रोगी से सीधे संपर्क में अधिकांशतः नर्स रहती है। अब जो हेल्थ टीम होता है उसमें कोई भी मरीज़ से डायरेक्टली जो संबंध होता है वो ज़्यादातर नर्स का ही रहता है। अधिकांश जो संपर्क नर्स ही जो है पेशेंट से रहती है। ठीक है, चाहे दवाई देना हो, चाहे कुछ समस्या हो तो कंप्लेन भी नर्स को ही मरीज़ करता है। तो ये सारे चीज़ें डायरेक्ट जो है अधिकांश समय नर्स ही मरीज़ का लगाव रहता है। अतः नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि रोगी में उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराया जाए। अब इस हिसाब से ज़्यादातर नर्स से ही लगाव रहता है, मरीज का संपर्क रहता है, तो नर्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि वह रोगी के सभी उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराई जाए। तो ये सब एक कानूनी उत्तरदायित्व है जिसमें नर्स के लिए यह जिम्मेदारी है, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है एक अच्छे देखभाल प्रोवाइड किया जाए। अब मैंने इतना आपको समझा दिया कि कानूनी जिम्मेदारी क्या है इसके पीछे, तो ऐसा नहीं है ये लाइन को लाइन बाय लाइन याद किया जाए। आप इस मैटर को समझ गए तो आप अपने तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप याद करने में ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा आदमी जो है सीरियस ले लेता है कि हमें इसके बाद ये लाइन लिखना है और वहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं। बस मैटर को समझना है और उस हिसाब से लिखिएगा तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, फिर भी आपका सही रहेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अब आगे जितने भी कानूनी जिम्मेदारियां हैं मानसिक रोगी के उपचार में, उन जिम्मेदारियों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब निम्नलिखित जिम्मेदारी है एज ए नर्स, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं मानसिक रोगियों की देखभाल में। पहला जिम्मेदारी ये है कि स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड केयर, उच्च स्तरीय देखभाल। पहला यही है कि रोगी के आवश्यकता अनुसार अस्पताल के नियमों को ध्यान में रखते हुए नर्स द्वारा उच्च स्तर की देखभाल रोगी को उपलब्ध करानी चाहिए। पहला कानूनी जिम्मेदारी यही कहता है कोई भी रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको एक उच्च स्तरीय देखभाल होनी चाहिए। तो नर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह एक हाई स्टैंडर्ड केयर प्रदान करे, एक उच्च स्तरीय देखभाल प्रदान करे अस्पताल के नियमों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। पहला पॉइंट यही है। दूसरा जो जिम्मेदारी है रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना, नॉलेज अबाउट पेशेंट राइट्स।
अब रोगी की देखभाल से पहले रोगी के अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे नर्स द्वारा रोगी के अधिकारों का हनन न हो व कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। कहने का मतलब है कि रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना मतलब कुछ ऐसा न करना जिससे मरीज के नुकसान हो, मरीज को कठिनाई हो, और अगर मरीज वो चाहें तो वो आपके अगेंस्ट कानूनी एक्शन भी ले सकता है अगर आप उसके अधिकारों पर खतरा करेंगे, उसके अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर आपके ऊपर गलत कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे में रोगी के अधिकारों को जानकारी लेना चाहिए कि रोगी के पास क्या क्या राइट्स है। अब चूँकि समझिए देश में रहते हैं तो सभी का अपना अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्र पढ़ने का, कहीं भी घूमने का, किसी भी धर्म को अपनाने का। कोई भी इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई अगर ज़बरदस्ती आपके ऊपर करता है, आपके अधिकारों का हनन करता है, ख़त्म करता है, तो उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से नर्स को भी ये रोगी के सभी अधिकारों को जान लेना चाहिए, ठीक है, इलाज करने से पहले, शुरू करने से पहले, ताकि मरीज का कोई भी अधिकारों का नुकसान न हो, हनन न हो, अन्यथा वह कानूनी सामना करना पड़ सकता है एज ए नर्स। तो अधिकारों को जान लेना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि रोगी या उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लें, ठीक है। मानसिक रोगी के उपचार के दौरान कई उपचार विधियां प्रयोग में लेनी पड़ती है, जिनके कुछ दुष्परिणाम व हानियां भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि रिटन कॉन्सेंट जो होता है वह लेना बहुत ज़रूरी होता है। या तो रोगी सही है तो रोगी से ले सकते हैं रिटन कॉन्सेंट, या फिर आप उसके अटेंडेंट जो होता है साथ में जो रहते हैं उनसे आप ले सकते हैं सहमति पत्र, ठीक है। सर्जरी वगैरह में भी देखते होइएगा कि पहले जो है लिखित सहमति पत्र ले लिया जाता है, इसलिए ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत हो, कोई नुकसान हो तो उसका जवाबदेही स्वास्थ्य टीम या हॉस्पिटल पर ना पड़े, इसीलिए रिटन कंसर्ट ले लिया जाता है। तो एज ए नर्स भी रोगी या उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक रोगी का उपचार करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसे प्रोसीजर, ऐसे विधियां प्रयोग में लेनी पड़ती है जो उसका कुछ दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे मरीज के ऊपर हानियां भी हो सकता है। तो अगर आप रिटन कंसर्ट नहीं लिए रहेंगे तो आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे मरीज के परिजन जो होंगे वो, ठीक है। अतः रोगी व उसके संबंधियों के उपचार के परिणाम, दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट व कानूनी पहलू की जानकारी प्रदान करने के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेने चाहिए, जिससे कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि आप जो भी तकनीक, जो भी मेथड का अप्लाई करेंगे मरीज पर, सभी चीज़ों के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, दुष्परिणाम सभी के बारे में जो है जानकारी दे दे, और अगर सहमत हो जाते हैं मरीज के अटेंडर या मरीज, तो उनसे जो है लिखित सहमति ले लें, ताकि आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहें, आपको सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो ये रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चौथा यहाँ पे कह रहा है पॉइंट, रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना। अब होता यह है कि अस्पताल में मरीज आता है तो उसका घर कहाँ है, एज कितना है, कितने बच्चे हैं, कहाँ घर है, मतलब टोटल चीज़ें उसका इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो अस्पताल के पास एक डाटा आ जाता है, ठीक है, मरीज क्या करता था, नहीं करता था, ठीक है ना। तो नर्स को ये चाहिए कि रोगी से संबंधित कोई भी जानकारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, गुप्त रखा जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए, वरना यह उसके प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। और कानून भी ये कहता है कि किसी के प्राइवेसी को जो है उजागर करना यह गलत है, तो इस हिसाब से कानूनी रूप से भी गलत है। तो रोगी के संबंधित कोई भी जानकारी है उसको गुप्त रखना चाहिए। नर्स द्वारा इतिहास मतलब हिस्ट्री कलेक्शन, उपचार, निदान, विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए। अब होता यह है कि जांच किए, जांच में कुछ ऐसे बीमारी निकल जाए जो आसपास के लोग उससे हीन मानते हो, तो वो लोगों में बता दीजिएगा तो लोग उसको जो है गड़बड़ समझेंगे। तो इस हिसाब से चाहे नर्स द्वारा हिस्ट्री लिया गया हो, उपचार में, निदान में, या विभिन्न विधियों से प्राप्त जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि इसके सार्वजनिक होने से रोगी के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः नर्स द्वारा रोगी की जानकारी गुप्त रखना नर्स का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये चीज़ें नर्स जो है जानकारी को गुप्त रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। पाँचवा है नैतिक जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी, कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। किसी समय यदि नर्स को मनोरोगी के कार्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों की हानि पहुंचा सकता है, तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व बनता है। आप समझिए, आपको साइकेट्रिक अस्पताल, मानसिक रोगी के अस्पताल में आपको
या मानसिक वार्ड में आपको जो है ड्यूटी लगी है, ठीक है, तो उसमें तरह तरह के मरीज़ होते हैं। उसमें ऐसा भी मरीज़ होते हैं जो काफ़ी उग्र हो सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक, वायलेंस, हिंसक हो सकते हैं। वह खुद को या दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गला गलौज कर सकते हैं। तो इन सारे स्थितियों में नर्स को ये चाहिए कि वैसे मरीजों को रोकें जो मानसिक रूप से जो है अपने या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह लीगल ड्यूटी बनता है, ठीक है, नर्स की। तो नर्स की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। छठा है माल प्रैक्टिस को नकारना, अवॉइड माल प्रैक्टिस, ठीक है। माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है नर्स की लापरवाही या अज्ञानता के कारण देखभाल और उपचार के समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचना माल प्रैक्टिस कहलाता है। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करना चाहिए। माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि कभी भी मरीजों पर जो है गलत तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो माल प्रैक्टिस वही होता है, माल प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। नर्स की लापरवाही या अज्ञानता, जानकारी ना होने के कारण उस पर आप कोई जानकारी अप्लाई कर रहे हैं जो आपको जानकारी में नहीं है, फिर भी आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माल प्रैक्टिस होता है, ठीक है। गलत तरीके से प्रैक्टिस करना मरीज के ऊपर, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इससे मरीज के नुकसान, क्षति पहुंच सकता है। इन सारे चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, माल प्रैक्टिस से। तो ये हो गया छठा, माल प्रैक्टिस का ध्यान में रखना चाहिए। रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना, नर्स द्वारा रोगी के भर्ती होने से लेकर निदान, उपचार, सहमति पत्र या अन्य रिकॉर्ड को संपूर्ण व सुरक्षित तरीके से रखे जाने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में सबूत के तौर पे काम में लिया जा सकता है। और रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी भी अस्पताल प्रबंधन से 2 साल पहले ट्रीटमेंट हुए मरीज से चार्ट मांगा जा सकता है कि फलाने ईयर में मरीज का ट्रीटमेंट हुआ था, उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाई चली थी, क्या रिपोर्ट था, दिखाइए। कोर्ट खोज सकता है कभी ऐसा समय पड़ जाए तो, ठीक है, या कोई भी ज़रूरत पड़ने पर खोजा जा सकता है। तो वह रिपोर्ट और रिकॉर्ड अस्पताल प्रबंधन इसीलिए देखते हुए कोई भी मरीज़ भर्ती होता है तो अस्पताल एक कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, सबको एक कॉपी अपने पास रखता है। अस्पताल प्रबंधन भी जांच वगैरह सब का, बहुत ऐसे अस्पताल होते हैं जो सारे चीज़ रख लेते हैं मरीज को डिस्चार्ज करने में। वह इसलिए वह एक रिकॉर्ड के तौर पर अस्पताल प्रबंधन के पास रहता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी खोजा जाए तो वह प्रस्तुत करने में सक्षम हो, इसलिए वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी निदान, उपचार, सहमति पत्र, अन्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में कभी भी सबूत के तौर पर यह काम में लिया जा सकता है, ठीक है। एंड आखिरी आता है आठवां, अस्पताल को नियमों का पालन करना, फॉलो रूल्स ऑफ, ठीक है, फॉलो रूल्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह अस्पताल के नियमों के विरुद्ध ना जाए, ठीक है ना। अस्पताल, नर्स को अस्पताल के कानूनी नियमों की जानकारी होना चाहिए। रूल फॉलो में सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के कानून के नियम का पता होना चाहिए, तभी तो आप नियम का पालन करेंगे ना। नर्स द्वारा रोगी व उसके संबंधियों को रोगी भर्ती करते समय, निदान, उपचार, डिस्चार्ज करते समय विभिन्न कानूनी पहलुओं को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब नर्स क्या करेगी कानूनी नियमों को पालन में, चाहे भर्ती हो, चाहे निदान हो, उपचार हो या डिस्चार्ज हो, सभी में नर्स जो है कानूनी पहलुओं के बारे में मरीजों को जानकारी देंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, रोगी द्वारा अस्पताल व चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा करने पर नर्स द्वारा विभिन्न साक्ष्य सुरक्षा ली जा सकती है, अतः नर्स उचित समय पर अपना बचाव कर सकती हैं। अब होता है कि मान के कभी ऐसा मरीज आपको मिल जाएंगे या मरीज के साथ कुछ दिक्कत हो गया रहेगा, नुकसान हो गया रहेगा, तो उसके अटेंडर हो सकता है स्वास्थ्य या अस्पताल चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा कर सकती है, ठीक है, कर सकता है। तो ऐसे में साक्ष्य के तौर पर नर्स को बुलाया जा सकता है, नर्स से कुछ चीज़ें मांगा जा सकता है, तो वह जो है अस्पताल और चिकित्सक को बचाव में एक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि डायरेक्टली मरीज और उसके अटेंडर से ज़्यादातर नर्स ही मिला करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 8 पॉइंट मैंने जो बताया, यह 8 पॉइंट काफ़ी अच्छे से मैंने आपको डील कर दिया कि एक नर्स की क्या क्या कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए भर्ती मरीजों को देखभाल में, ठीक है। तो अच्छा से बता दिया मैंने, आप इसको कर लीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर पढ़ने के बाद। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन और है, ये भी 10 नंबर में पूछता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। कहता है ECT देने में नर्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है
कि ईसीटी देने से पहले, ईसीटी देने के बाद नर्स की भूमिका को बताएं। तो दोनों कंडीशन में दे सकता है या डायरेक्ट दे देगा कि ईसीटी उपचार में नर्स की भूमिका को स्पष्ट करें। फिर भी आपको दोनों कंडीशन खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका, ठीक है। तो ईसीटी प्रदान, देखिए जिस प्रकार से सर्जरी में नर्स की भूमिका होता है, ठीक उसी प्रकार से सर्जरी भी एक प्रोसीजर होता है। ईसीटी भी अपना एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें नर्स की देखभाल ज़रूरी होती है। तो इसके लिए भी नर्स जो है सर्जरी के तरह ही यहाँ भी देखभाल करेगी। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ईसीटी के पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब यहाँ पे ईसीटी के पूर्व, ईसीटी के दौरान भी हो सकता है, ईसीटी के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ होगा मैं उसको देखूंगा। अब पहले होता है कोई भी, चाहे सर्जरी हो चाहे ईसीटी हो, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो ईसीटी हो, ठीक है ना। नर्सिंग देखभाल दोनों में पहले एक ज़रूर होता है। सर्जरी होने से पहले भी देखभाल ज़रूरी है, या फिर ईसीटी से पहले भी नर्सिंग देखभाल ज़रूरी है। अब ईसीटी से पहले नर्सिंग देखभाल में क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लें। चूँकि चाहे वो सर्जरी हो चाहे ईसीटी हो, दोनों में मरीज को जो है, तो चाहे ईसीटी हो या सर्जरी हो, ओके, दोनों कंडीशन में जो है आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ता है। ईसीटी से पूर्व देखभाल में भी जो है आपको सबसे पहले ईसीटी के लिए सहमति पत्र लेना पड़ता है। चूँकि ईसीटी एक जटिलता उत्पन्न करता है, तो हो सकता है मरीज को इससे नुकसान हो, तो इससे पहले हम रिटन कंसेंट ले लेंगे, उसे प्रोसीजर के बारे में बताकर, और उनके घर वाले, उनके परिजन जो भी है समझ कर सहमति पत्र देते हैं, तो ईसीटी हम उसको करेंगे, ठीक है। तो यही कहता है ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लेंगे, ठीक है। रोगी का सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जांच करानी चाहिए। ईसीटी देने से पहले पूर्व देखभाल में आपको सहमति पत्र के बाद रोगी के जितने भी लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, शारीरिक जांच होते हैं, करनी चाहिए, जिस प्रकार से सर्जरी से पहले होता है। तो यहाँ भी वो सारे चीज़ें होगा। रोगी को ईसीटी देने से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। अब ईसीटी जो देते हैं, तो ईसीटी देने से पहले 8 घंटे मुंह से कोई भी खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है। रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी प्रक्रिया विस्तार से समझाकर जो है उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी के प्रोसीजर के बारे में डिटेल से समझाना चाहिए और उनसे सहयोग प्राप्त करनी चाहिए ईसीटी में, ठीक है। उसके बाद है रोगी के शरीर पर अगर कोई वस्तु धातु लगी हो, जैसे दांत, कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, अंगूठी, ये सब उतार देना चाहिए। सर्जरी में भी ठीक ऐसे ही करते हैं। रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़ों को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। अगर रोगी कोई जीन्स वगैरह या टाइट कपड़ा पहना है तो उसे निकालकर ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए, ठीक है। महिला रोगी में लिपस्टिक या नेल पॉलिश हटानी चाहिए, जिससे साइनोसिस का पहचान किया जा सके। अब अगर महिला रोगी है तो जो लिपस्टिक होता है, नेल पॉलिश होता है, ये ढक देता है, तो इसको हटानी चाहिए, जिससे आपके होठ पर या नाखून से ब्लड का सर्कुलेशन पता चलेगा और उससे साइनोसिस का पहचान में मदद मिलेगा, ठीक है। आगे है रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ईसीटी देने से पहले रोगी को मल मूत्र के लिए जो है प्रोत्साहित कर देना चाहिए, क्योंकि ईसीटी के समय ये सारे चीज़ होना एक मुश्किल होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधि दी जानी चाहिए। जितने भी लार सिक्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है ना, सीडेटिव ड्रग हो गया, ये 30 मिनट पहले जो भी आवश्यक दवाएं हैं देनी चाहिए ईसीटी से पहले। ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरण की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब रखनी चाहिए, समझ गए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो ईसीटी रूम में जितने भी उपकरण की आवश्यकता होती हैं वो सारे उपकरण की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब ईसीटी देखभाल से पहले होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे रोगी के संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी रूम में पहुंचाना चाहिए। ईसीटी देने से पहले जितने भी आपने लैब इन्वेस्टिगेशन कराया है, मरीज को तैयार कराया है, सभी के साथ जो है ईसीटी रूम में पहुंचाना चाहिए। तो ये हो गया ईसीटी पहले से तैयारी, ईसीटी पहले देने से पहले देखभाल। अब आता है दूसरा जो कंडीशन है ईसीटी के दौरान देखभाल। अब ईसीटी के दौरान देखभाल में क्या क्या करेंगे देख लीजिए।
ईसीटी के दौरान देखभाल में नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सुपाइन पोजीशन में लिटाकर, ठीक है, जो लंबर कशेरुक दंड होता है, वर्टेब्रा जो होता है उसके नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि वर्टेब्रा कॉलम में फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। तो ईसीटी रूम में मरीज को पहुंचा दी है नर्स। पहुंचाने के बाद आरामदायक बिस्तर देंगे, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और जो वर्टेब्रा कॉलम है उसको फ्रैक्चर से बचाने के लिए उसके नीचे तकिया लगाना चाहिए। ओके। रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए। अब मरीज को तनाव हो सकता है, इससे शांति में जो है अभाव हो सकता है, तो उससे हम बेहोशी जो होता है एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए, ठीक है। रोगी अगर जूता अगर पहन ही रखा है तो जूते उतार देने चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, क्योंकि ईसीटी में पैर में पता लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। रोगी में टंगू बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। माउथ गैग क्या करता है, मुंह को खुला रखता है, मुंह पे दांत बैठने नहीं देता है, ठीक है। तो वही कहता है जीभ को कटने से रोकने और रेस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करनी चाहिए। ओके। ये सब ईसीटी के दौरान है। ईसीटी के थाई को टाइट सीट से बांध देनी चाहिए व गर्दन कंधों को सहारा प्रदान करना चाहिए। ईसीटी के जो थाई होता है उसको टाइट सीट से बांध देना चाहिए, गर्दन व कंधों को सहारा प्रदान करनी चाहिए मरीज को। ईसीटी द्वारा उत्पन्न जो सीजर दौरा होता है उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करनी चाहिए। रोगी की गर्दन को हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में रखकर टंगू बैक फॉल को रोकना चाहिए। अब रोगी में हो सकता है जो टंग है वह अंदर की तरफ जा सकता है, तो इससे बैक फॉल को रोकने हेतु हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में गर्दन को रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए कि गर्दन को हाइपर मतलब एक्सटेंड पोजीशन में रखेंगे ताकि जो टंगू बैक फॉल है वो ना हो, ठीक है, अंदर की तरफ जो है जीभ वापस ना जाए। ओके। अब आता है, ये तो हो गया ईसीटी के दौरान क्या क्या करेंगे। तो ईसीटी के दौरान यही सारे चीज़ करेंगे, ठीक है ना। ईसीटी के दौरान ये सारे चीज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आता है दूसरा हो गया, तीसरा जो सिचुएशन है ईसीटी के बाद की देखभाल। अब ईसीटी के बाद के देखभाल में क्या होगा, अब ईसीटी हो चुका है मरीज का, ठीक है, ईसीटी हो चुका है, लग चुका है। अब ईसीटी के बाद क्या क्या देखभाल करेंगे, तो वाइटल साइन का निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। जितने भी वाइटल साइन है उसका निरंतर अवलोकन करेंगे। हो सकता है ईसीटी के बाद इसमें परिवर्तन आए। रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध करवाकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे शराबी पदार्थ मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। अब ईसीटी देने के बाद हो सकता है मुंह से सिक्रेशन हो मरीज का, तो इसके लिए साइड लाइन पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है, साइड लाइन पोजीशन देनी चाहिए, साइड लाइन वाला पोजीशन देनी चाहिए। ओके। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि रोगी में उत्पन्न जटिलता को पहचान कर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि रोगी में कोई भी जटिलता दिखे उससे पहचान कर शीघ्र उसका उपचार करवाना चाहिए। रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। जब रोगी होश में आ जाए तो होश में आने के साथ में समय का, व्यक्ति का, स्थान का, घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए कि मरीज इन सब चीज़ों से अवगत हो रहा है या उस पर अभी भी इफ़ेक्ट है इन चीज़ों का, ठीक है। श्वसन कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान की जाए। अगर मरीज को ईसीटी के बाद लगे कि उसे श्वसन में समस्या हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए, ठीक है। रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए। तो ये हो गया ईसीटी में तीन, मतलब जो फर्स्ट ईसीटी से पहले, ईसीटी के बाद और ईसीटी के दौरान, तीनों तरीका से मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो इसे ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सुसाइड, आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के ढंग, कारण और प्रबंध लिखिए। एग्जाम में पूछा गया है, 10 नंबर में पूछता भी है। तो चलिए हम सुसाइड के बारे में बताते हैं। देखिए, सुसाइड एक आपका कभी कभी यह मेंटल हेल्थ का एक समस्या बन जाता है। ऐसे लोग भी कभी भी सुसाइड जो है लोग खुश रह के नहीं करते, कभी भी मेंटली परेशानी, मानसिक रूप से जो है परेशान होने के बाद भी लोग जो है करता है। और मानसिक रूप से परेशानी मतलब मानसिक
मेंटल इलनेस, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं आत्महत्या। मनुष्य के द्वारा अचानक तरीके से प्लानिंग करके, ठीक है, अचानक योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। सुसाइड क्या होता है? कोई व्यक्ति है, ठीक है, अचानक से उसके मन में एक योजना, एक ख्याल आया कि मुझे ये चीज़ें कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है जीवन में, उसे अचानक उसके माइंड में एक गलत निगेटिव थॉट आता है और वह प्लान कर लेता है कि मुझे अपने आप को हानि कर लेना है, अपना जीवन समाप्त कर लेना है, और वही जो है उसका सुसाइड कहलाता है, ठीक है। आत्महत्या क्या होता है? मनुष्य के द्वारा अचानक अकस्मात योजना तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपन जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफिनीसन। अब इसके कितने मेथड है, कितने तरीके से कोई सुसाइड कर सकता है? तो बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग देखते भी है, जानते भी है। जैसे पानी में डूब जाना, ये भी आत्महत्या का एक है तरीका। फांसी लगाना, ये भी एक आत्महत्या का तरीका है। गोली मार लेना खुद को, ये भी आत्महत्या का तरीका है। चलती ट्रेन से आगे कूद जाना, ये भी एक आत्महत्या है। जहर खा, पॉइजन खा लेना, ये भी एक आत्महत्या है, ठीक है। कलाई की नसें काट लेना, ये भी एक आत्महत्या का तरीका है। तो ये सब आत्महत्या का तरीके हैं, ठीक है। जैसे आग लगा लेना, तो इन सारे मेथड से जो है कोई अपने आप को आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। तो ये मेथड हो गया डूबना, फांसी लगाना, गोली मारना, चलती ट्रेन के आगे कूद जाना, जहर खाना, कलाई काटना, आग लगा लेना। ये सारे जो है आपके मेथड है, विधि है। इन विधियों से कोई भी जो है आत्महत्या करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है आत्महत्या करने का? तो आप खुद भी समझिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। जैसे ये एक तो कारण ये हो सकता है कि मान के कोई मानसिक रोगी हो, ठीक है, मानसिक रोगी हो और वह काफ़ी ज़्यादा उग्र होने पर ये चीज़ें कर सकता हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा दुखी होने पर ये कर सकता हो। जैसे मानसिक रोगी में सिजोफ्रेनिया वाले, हिस्ट्रिया वाले, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, ठीक है, और मनोविकृति, ठीक है ना, कैरेक्टर, वही पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इन सब चीज़ों में मानसिक रूप से ग्रसित मरीज जो है इसका प्रयास कर सकता है। तो पहला कारण मनोरोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है। अन्य कारणों में दवाइयाँ हो सकता है या शराब का अत्यधिक उपयोग हो सकता है। परीक्षा में असफल होना, ठीक है, परीक्षा में असफल होना भी रीजन बनता है, आप लोग को पता होगा। दहेज से प्रताड़ित या पीड़ित व्यक्ति, दहेज से पीड़ित व्यक्ति भी ये चीज़ें करता है। किसी प्यारी सी चीज़ें के चले जाने या खो जाने से, जो आपके पसंदीदा हो, जो आपसे काफ़ी लगाव हो, और उसके खो जाने या चले जाने से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है टूट जाता है और इस कंडीशन में ये स्टेप उठा लेता है, ठीक है। धन व व्यावसायिक परेशानी, अगर आपका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल परेशान है, व्यावसायिक रूप से परेशान है, तो ये जो है आपको, तो ये चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति है जो धन से, व्यवसाय से परेशान है, तो ये स्टेप उठा लेता है। शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध व्यक्ति, मतलब वो अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं है, बार बार झगड़ा होता हो, तो इस कंडीशन में भी जो है गलत स्टेप लोग उठा लेते हैं। और भी सारे रीज़न आप लिख सकते हैं जिस रीज़न से व्यक्ति जो है आत्महत्या, सुसाइड करने का प्रयास कर सकता है, वो सारे रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि आप इसका प्रबंध कैसे कर सकते हैं। कोई आत्महत्या का प्रयास करे, आत्महत्या करने का, तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मरीज का आपातकालीन साक्षात्कार करना, सहानुभूति द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाना, ठीक है। तो पहला यही होता है कि आप पता लगाएं, आप उसका साक्षात्कार करें कि आखिर किस कारण से, क्यों यह स्टेप उठा रहा है वो, पहला यही है बचाव का। दूसरा है कि मरीज का संपूर्ण मनोरोग साइकेट्रिक हिस्ट्री लें। अब आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो मरीज है, साइकेट्रिक मरीज है, तो आप उसके संपूर्ण डिटेल्स ले, पीछे का मनोरोग इतिहास ले, ठीक है। मरीज की मानसिक स्थिति का परीक्षण करें कि मरीज किस दशा में है, ठीक है। चौथा है मरीज को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे मदद भी किया जाए। मरीज को परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं देना चाहिए, ठीक है। मरीज जो है उसको परामर्श और उसे मार्गदर्शन की सेवाएं दी जानी चाहिए। आगे है, यदि आत्महत्या के प्रयास का कारण अधिक डिप्रेशन पाया जाता है तो मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता लगे कि मरीज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और उसके कारण यह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, तो मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजना चाहिए। आगे है, यदि मरीज को
चिकित्सक की सलाह, डॉक्टर की सलाह पर उपचार हो रहा है तो उससे डिप्रेसेंट जो एंटी डिप्रेसेंट अवसाद रोधी दवाई होती है वो दी जानी चाहिए। अगर मरीज़ उग्र हो जाए, मरीज़ जो है ऐसा प्रयास करने लगे आत्महत्या का, तो अगर मरीज़ को कोई डॉक्टर से दवाई चल रहा है और मरीज़ को अगर एंटी डिप्रेसेंट दवाई दिया जा रहा है तो ज़रूर देनी चाहिए उस समय भी, ठीक है। आगे है, मरीज को आत्महत्या के बार बार प्रयत्न करने से रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखें। और मरीज ऐसा अगर उपाय करे कि वह बार बार आत्महत्या का प्रयास करे तो उस पर निगरानी रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मरीज के कमरे से बहुत सारे जो धातु होते हैं उसको अलग रखें, जैसे ब्लेड, चाकू, कांच की शीशी आदि सामान को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन सब से नुकसान वह पहुंचा सकता है खुद को, ठीक है। आगे है, दवाइयों एवं यंत्रों को रोगी की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि वह ओवरडोज दवाई का कर सकता है या जो यंत्र रखा है उसका गलत दुरुपयोग कर सकता है। विषाक्त पदार्थों को मरीज से दूर रखें, जो भी पॉइजनिंग पदार्थ है उस रूम से जिसमें मरीज है उससे दूर रखें, ठीक है। मरीज को कमरे से कपड़े या बांधने वाला सामान जैसे बेल्ट, टाई आदि हटा देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह हैंगिंग कर सकता है, ठीक है। आगे है, आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होने पर मरीज को निद्रा कारक दवाइयाँ देनी चाहिए, यानी ज़्यादा अगर आत्महत्या की प्रवृत्ति मरीज में आए तो उसे नींद की दवाइयाँ दी जानी चाहिए ताकि लेने से उसे नींद आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक आत्महत्या को बचा सकते हैं। और भी आपके माइंड में कोई आता है पॉइंट तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आप एक आत्महत्या वाले मरीज या आदमी को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट अभी यहाँ पे आप और चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये 3 प्रश्न यहाँ पे करा दिया। अब आपको ये काम है कि इन तीनों प्रश्न को पहले तो 1-2 बार अच्छे से देख ले और पुनः उसके बाद मोबाइल रख दे, कॉपी उठाए और उस कॉपी पर आप खुद से इन तीनों प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, ताकि आप याद जो किए हैं वह लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी पढ़ते चल रहे हैं और एग्ज़ाम में ठीक से आप लिख ही नहीं पाए तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो लिखना भी ज़रूर अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए।